Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Chief of Air Staff, Admiral R. Hari Kumar, Chief of Naval Staff, Dr. Ajay Kumar, Defense Secretary, Dr. G. Satish Reddy, Secretary DD R&D and Chairman DRDO, Lieutenant General Manoj Pandey, Vice Chief of Army Staff, Air Marshal B.R. Krishna, CISC, Lieutenant General Anil Puri, Additional Secretary DMA, officers of Ministry of Defense and Armed Forces, dignitaries from Indian defense industry, friends from media, देवियों व सज्जनों, आज 101 डिफेंस इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स की थर्ड इंडिजनाइजेशन लिस्ट राष्ट्र के समक्ष जारी करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। और इस लिस्ट का जारी होना मतलब रक्षा क्षेत्र में हम और तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं आत्मनिर्भरता की दृष्टि से। इसके लिए मैं रक्षा मंत्रालय और इससे जुड़े समस्त स्टेक होल्डर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस कार्यक्रम में डीआरडीओ ने कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं और आज उसको पीएसयूज को और साथ ही साथ प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी ट्रांसफर किया गया है। तो इन टेक्नोलॉजीज का जिन लोगों ने इजाद किया है, तैयार किया है, ऐसे सारे साइंटिस्ट को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज को भी अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इसके पहले भी 2 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी की जा चुकी है और आप में से अधिकांश लोग इससे अवगत होंगे। 2020 और 2021 में जारी इन लिस्ट में 101 और 108 डिफेंस आइटम सम्मिलित किए गए थे। इनमें कई बड़े और कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स थे जो पहले हमेशा इंपोर्ट किए जाते थे, पर अब यह निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार हमारे डोमेस्टिक वेंडर से ही खरीदे जाएंगे। आप लोगों को यह भी जानकारी होगी कि कुछ समय पहले ही यानी 25 फरवरी 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भरता इन डिफेंस कॉल टू एक्शन विषय पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया था। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली 2 लिस्ट के बाद मिले परिणामों की स्वयं सराहना भी की थी और रक्षा मंत्रालय आज ये तीसरी पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर रहा है। साथियों, एक एक करके डिफेंस आइटम्स की लगातार तीसरी लिस्ट का जारी होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सरकार के प्रयासों को यह दर्शाता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना यह हमारे 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और इस लिस्ट के जारी होने से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा और इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। डिफेंस आइटम्स की यह तीसरी लिस्ट रक्षा मंत्रालय द्वारा इसके सभी स्टेक होल्डर्स जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डीआरडीओ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, सर्विस हेडक्वार्टर्स और प्राइवेट इंडस्ट्री से गहनतापूर्वक विचार विमर्श करने के बाद ही इसे तैयार किया गया है। यह लिस्ट उन इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स को विशेष ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में है और अगले 5 वर्षों में वे फॉर्म ऑर्डर के लिए बिल्कुल तैयार हो सकेंगे। थर्ड पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसे कि सेंसर्स, वेपन्स और एमिनिशंस, रॉकेट, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, पेट्रोल वेजल्स, एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल और इंडियन आर्म फोर्सेस की जरूरतों को पूरा करने वाले ऐसे अनेक आइटम्स शामिल हैं जिन्हें पहले केवल इंपोर्ट किया जाता था। इस लिस्ट को दिसंबर 2022 और दिसंबर 2027 तक लागू किए जाने की हम सब की योजना है और यह लिस्ट हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसके साथ ही हमारे देश में आवश्यक रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी तेज गति से बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पिछले 2 लिस्ट के अनुरूप ही
इस लिस्ट में भी दी गई समय सीमा का पूरा ध्यान रखा जाए और इस दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सर्विस हेडक्वार्टर्स इंडस्ट्री की हैंड होल्डिंग समेत अनेक आवश्यक कदम उठाएंगे। हमारा प्रयास है कि सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को अभूतपूर्व कामयाबी हासिल हो। साथियों, आज जब यह लिस्ट मंत्रालय द्वारा जारी की जा रही है, मैं एक बात आप सबसे साझा करना चाहूंगा और आप सभी स्पेसीज की ड्रेवेनियन इवोल्यूशन थियरी के बारे में मैं वैज्ञानिक कम से कम निश्चित रूप से परिचित होंगे और इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भी विज्ञान का छात्र रहा हूं, फिजिक्स का छात्र रहा हूं, केमिस्ट्री का छात्र रहा हूं, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। ड्रेवेनियन इवोल्यूशन थियरी, इसके अनुसार सृष्टि के विकास के दौरान वही स्पेसीज सर्वाइव कर पाती हैं जो लगातार बदलती परिस्थितियों में अपने आप को ढाल पाने में सफल होती हैं। साथ ही स्पेसीज अपने अंदर ऐसी नई क्षमताएं और बॉडी पार्ट्स डेवलप कर पाने में भी सक्षम होती हैं जिनकी उन्हें सरवाइव करने के लिए जरूरत होती है। जिराफ की गर्दन लंबी होने के पीछे, जिराफ की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिराफ की गर्दन लंबी होने के पीछे यही मान्यता है। अब आपको लग रहा होगा कि पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के इस इवेंट में मैं यह सब बातें क्यों कर रहा हूं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में भी, पिछले इतिहास में भी ले जाना चाहूंगा। आप जानते हैं हमारी स्वाधीनता के बाद भी हम अनाज की कमी से किस हद तक जूझे हैं। भूखमरी झेलना या बाहर के लो क्वालिटी के अनाज पर निर्भरता मानो हमारी डेस्टिनी हो गई थी। लेकिन जब इस देश ने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के आह्वान पर संकल्प लिया, अपनी पूरी ताकत लगाई, सरकार का सहयोग मिला, तब ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भारत की तस्वीर भी बदल दी और लोगों की तकदीर भी बदल दी। खाद्यान्न के मामले में आज हम न केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि हम इसका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाल ही में आप लोगों ने भी न्यूज में देखा होगा, राज्यसभा में बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान भारत ने 70 लाख टन से भी अधिक गेहूं का एक्सपोर्ट बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई जैसे देशों के लिए किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है बल्कि इसे मैं एक मेजर अचीवमेंट मानता हूं। साथियों, 90 के डिकेड में, 90 के दशक में जब हमें सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ी, तब हमने इसे बाहर से खरीदने का फैसला किया था, पर उस समय तमाम कारण बताते हुए हमें सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया गया था। उस समय भी पुणे के सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे हम CDAC कहकर पुकारते हैं, CDAC के हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इंजीनियर्स ने दिन रात एक करके अपना खुद का सुपर कंप्यूटर परम इजाद करने में कामयाबी हासिल की थी और इसका लेटेस्ट वर्जन आज दुनिया के पावरफुल कंप्यूटर्स में से एक है। और यह विज्ञान के क्षेत्र में मैं समझता हूं कि नई जागृति थी और एक संकल्प था जिसकी हमें सिद्धि प्राप्त हुई है। इसी तरह दो और उदाहरण देखें। हमारे देश को लंबे समय तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं दिया गया। पैक्ट्स, पॉलिसीज और ट्रीटीज के नाम पर दुनिया में ऐसी लॉबिंग की गई और लंबे समय तक वह लॉबिंग चलती भी रही जिसने हमें न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। मैं अधिक डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सभी ये बातें जानते हैं, पर इसके बावजूद हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इंजीनियर्स ने अपने कठिन परिश्रम और लगन से ऐसी टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप हासिल की जो दुनिया के सामने आज एक उदाहरण के रूप में उपस्थित है। ऐसे ही स्पेस टेक्नोलॉजी और रॉकेट साइंस की नॉलेज का एक्सेस भी हमें नहीं दिया गया, पर हमारे रॉकेट साइंटिस्ट की मेहनत और लगन ने हमें स्पेस डोमेन और मिसाइल कैपेबिलिटी के मामले में अग्रणी देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। आज हम न केवल खुद चांद और मंगल तक पहुंचने में सक्षम हुए हैं बल्कि अन्य देशों के सैटेलाइट्स को भी ऑर्बिट में ले जा रहे हैं। इसमें भी हम कामयाबी हासिल कर चुके हैं। साथियों, कहना मैं यह चाहता हूं कि इतिहास में जिन जिन भी चीजों का संकट का हमें सामना करना पड़ा, उसमें हम तमाम समस्याओं के बावजूद इवॉल्व करने और अच्छा कर पाने में कामयाब रहे हैं। जबकि इसके विपरीत कुछ मेडिसिन्स के
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हुए या कुछ केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स हुए, यानी जो जो हमें इंपोर्ट द्वारा इजीली अवेलेबल थे, उन पर हमारी डिपेंडेंसी इस कदर बढ़ गई कि हमने उनकी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी पर ध्यान ही नहीं दिया। नतीजतन हम आज भी इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दूसरे देशों पर निर्भर रह गए हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर हमारी क्षमताओं का विकास हमारे संकल्पों, हमारे तप और व्रत से ही होना निश्चित है, तो हम उस तप की राह पर स्वयं क्यों न आगे बढ़ें? क्यों हम उस दिन का इंतजार करें जब वाकई में कोई देश डिफेंस इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स तक हमारी एक्सेस में बाधा बनकर खड़ा हो जाए? ऐसे में साथियों, इन पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को मैं एक सेल्फ इम्पोज्ड व्रत समझता हूं, इसे मैं एक संकल्प समझता हूं जिसकी सिद्धि इन उपकरणों की पूर्ण आत्मनिर्भरता में ही होगी। जिराफ की तरह हमारी गर्दन तो नहीं, पर रक्षा क्षेत्र में हमारा मस्तक जरूर एक दिन अनपैरेलल्ड रूप से ऊंचा होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और साथियों, मैं यहां बताना आवश्यक समझता हूं कि यह लिस्ट हमारे विशाल उद्देश्य का केवल एक महत्वपूर्ण हिस्सा भर है। यानी समग्रता में हम देखें तो पाएंगे कि सरकार द्वारा अनेक ऐसे प्रयास किए गए हैं जो न केवल हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को खड़ी होने, बल्कि उनके ग्लोबल लेवल का प्लेयर बनने का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। इनमें से कुछ की चर्चा मैं आप लोगों के सामने बहुत ही संक्षिप्त रूप में करना चाहूंगा। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की भागीदारी डिफेंस सेक्टर में अधिक से अधिक हो, इसके लिए सरकार ने डिफेंस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक निश्चित हिस्सा डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व कर दिया है। यानी वर्ष 2022-2023 के लिए यह 68% यानी लगभग 85,000 करोड़ का कर दिया गया है। यह बड़ी खुशी की बात है कि पहली और दूसरी इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के आधार पर अब तक 54,000 करोड़ रुपया का कॉन्ट्रैक्ट किया जा चुका है और 4.5 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर अगले 5 से 7 वर्षों में दिए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त सरकार ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 1/4 हिस्सा इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डेडिकेट करने और एफडीआई बढ़ाने और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं, जो हमारी सरकार, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स सभी के लिए यह लाभकारी सिद्ध होगा। साथियों, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के प्रमोशन का केवल एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट ही नहीं है, इससे हमारे नेशनल सिक्योरिटी और साथ ही देश की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का भी एस्पेक्ट बहुत गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि डिफेंस का दायरा केवल बॉर्डर तक ही सीमित नहीं रह गया है। नए नए संचार माध्यमों के सहारे कोई अब किसी देश की जो सिक्योरिटी सिस्टम में सेंध लगा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कितना ही मजबूत तंत्र क्यों न हो, पर उसके तार अगर दूसरे देश से जुड़े हैं तो उसमें सिक्योरिटी ब्रीच की संभावना रहती ही रहती है। पहले की डिफेंस इक्विपमेंट मुख्यतः मैकेनिकल नेचर के थे। तोप है, टैंक है, ये सब मैकेनिकल डिवाइसेस हैं। ओल्ड हेलीकॉप्टर्स भी ज्यादातर मैकेनिकल ही थे। इनको रिमोटली कंट्रोल करना संभव नहीं था। पर नए डिफेंस सिस्टम्स एवं प्लेटफॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक एवं सॉफ्टवेयर इंटेंसिव हैं, जिनको दूर बैठे बैठे कंट्रोल या सबवर्ट किया जा सकता है। कुछ ही समय पहले आपको याद हो कि यूएस ने एक चाइनीज कंपनी हुआवे को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी दिखाए थे। उस यूएस गवर्नमेंट ने चेतावनी दी थी कि टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यानी हुआवे, इसका उपयोग करने वाली सरकारों और अन्य संस्थानों को बड़ा खतरा हो सकता है। यदि हम फॉरेन कंट्रीज से डिफेंस सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स इंपोर्ट करते हैं जिनका कि इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर या सॉफ्टवेयर कोड बाहर ही बनाया गया है, तो इसकी प्रबल आशंका है कि चाहे जानबूझकर या अनजाने में हमारे डिफेंस सिस्टम में भी वल्नरेबिलिटी जन्म ले सकती है। वार टाइम में ऐसी
वल्नरेबिलिटी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसके नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस को देखते हुए डिफेंस इक्विपमेंट एंड प्लेटफॉर्म्स टेक्नोलॉजीज का अपने देश में ईजाद होना यह अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा अगर हम अपने एमिनिशन के लिए बाहर देशों पर निर्भर रहते हैं तो इस बात का भी डर बना रहता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन वार के दौरान हमें उनकी अनइंटरप्टेड सप्लाई हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। भारत ने खुद यह स्थिति कारगिल के युद्ध में झेली है। समय रहते अगर हमारे मित्र देशों से सहायता न मिलती तो हमारा नुकसान भी हो सकता था। ऐसे में एमिनिशन का डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारे लिए यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और यह खुशी की बात है कि पहली दोनों लिस्ट की भांति इस लिस्ट में भी एमिनिशन के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का पूरा ध्यान दिया गया है। साथियों, इसी तरह आत्मनिर्भरता का सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है और आप लोग अवगत होंगे कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री से हजारों की संख्या में एमएसएमईज जुड़ी हुई हैं और ये एमएसएमईज इस देश के कोने कोने में फैली हुई हैं। ऐसे में जब हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को डिफेंस आइटम्स के ऑर्डर दिए जाते हैं तो हमारे देश में लाखों लोगों की आजीविका और उनकी संपन्नता का यह साधन बनते हैं। और मैं यहां दोहराना चाहूंगा कि आत्मनिर्भरता से हमारा मतलब बाकी दुनिया से अलग थलग होकर काम करना नहीं है, बल्कि उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन और सपोर्ट के साथ अपने देश में काम करना है। इसलिए आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत भी हमने अनेक ऐसे प्रोविजन रखे हैं जो बाहरी कंपनियों को हमारे यहां इन्वेस्ट करने, कोलैबोरेट करने, ज्वाइंट वेंचर स्थापित करने और प्रॉफिट कमाने का उपयुक्त अवसर और वातावरण भी ये प्रदान करते हैं। और यह हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वातावरण बनने के लिए यह आवश्यक है। फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेशन से हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनेगा जो फॉरेन ओईएम्स और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा। साथियों, मुझे यहां यह कहते हुए भी खुशी होती है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के अभियान को हमारी तीनों सर्विसेज और इंडियन कोस्ट गार्ड, डीआरडीओ, डीडीपी और डीओडी के एक्विजिशन विंग से पूरा सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। अभी हाल ही में यानी दिसंबर 2021 में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के इंपोर्ट को मिनिमाइज करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन द्वारा 2500 आइटम्स की लिस्ट जारी की गई थी। इन सभी का प्रोक्योरमेंट डोमेस्टिक वेंडर्स द्वारा किया जाने लगा है और साथ ही इसमें 351 और ऐसे आइटम्स हैं जिनका एक टाइमलाइन के बाद इंडियन इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट होने लगेगा। और इसके साथ ही सरकार ने 28 मार्च 2022 को 107 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स और सब सिस्टम्स की पॉजिटिव लिस्ट जारी की, जिस पर एक टाइम के बाद इंपोर्ट पर प्रतिबंध लग जाएगा। कहने का अर्थ है कि रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता के लिए हम 360 डिग्री इफर्ट्स लगातार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिफल देगा। और हमारा यह लगातार प्रयास रहेगा कि हम देश में ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकें जहां पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन एंटिटीज मिलकर काम कर सकें और हमारा देश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो सके। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हम इस दिशा में अपेक्षित गति से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं है जबकि भारत पूरी तरह से रक्षा के मामलों में यह आत्मनिर्भर बनेगा। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं इस लिस्ट के विधिवत जारी करने की औपचारिक घोषणा करता हूं और लिस्ट इंडस्ट्री के डिसेमिनेशन के लिए रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर वह डाल दी गई है और हमें आप सभी के इनपुट्स का भी इंतजार रहेगा। मैं आप सभी के भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए कामना करते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।